हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, जो रियल क्वेश्चन पेपर है। लगातार इसके हम सीरीज चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर आज का 35 नंबर है। इससे पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने कई सारे चैप्टर्स भी करवाए हैं, चाहे वो मैथ के हों, जनरल नॉलेज के हों। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तो अलग अलग टाइप की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर जो होते हैं पिछले किसी भी एग्जाम के हों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़, और कुछ होते हैं जो हमें आइडिया दे के जाते हैं कि किस किस टॉपिक पर हमें फोकस करके चलना है। तो अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की इसमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? यानी कि जब सांस की कोई भी प्रक्रिया है, इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? तो ये पारविकीय CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होते हैं, तो ये यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, जो पारविक एसिड आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो आप जानते होंगे पेरियार केरल में है। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि लोकटक झील जो है वो कहां पर है, मैं लिख देता हूं, लोकटक झील कहां पर है। अगर आप में से किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, देखते हैं कि आप में से कितने लोगों का जवाब सही आता है। लोकटक झील कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कहा जा रहा है, इसको थोड़ा हम छोटा करता हूं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम यानी कि ओम्स लॉ के सही गणितीय रूप को निरूपित करता है? तो आपको पता होगा ओम का नियम ये होता है V=IR, ठीक है, वोल्टेज। तो यहाँ पर देख लो, पहला ही सही उत्तर इसका हो जाएगा V=IR के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, यदि 6, 8, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है 6 और यहाँ पर अनुपात लगा दो, 18 लिखा है, ये यहाँ पर समानुपात का चिन्ह ये होता है, और 39 लिखा है, फिर अनुपात करके x, ये कुल मिला के क्वेश्चन दिया है। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बीच वालों को आपस में गुणा करा दो और इन दोनों को आपस में गुणा करा दो। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा 18 गुणे में 39 और नीचे 6 आ जाएगा, बराबर में अगर x करेंगे तो 6 त्रिक 18, मतलब 39 गुणे में 3 कर दो तो 3 27 होता है, 3 त्रिक 9 और 2 11, 117 आ जाएगा। तो देख लो, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 117 वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है कहलाता है? देखा होगा कि जो पानी का बहाव होता है, अगर बहुत तेजी से पानी बह जाता है तो नीचे जमीन के नहीं जा पाता है, पेड़ों की जड़ों तक उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर टिपक टिपक कर जाता है तो वो ज्यादा रिसता है। तो वही बोला जा रहा है कि जल रिसकर भूमि में जो जाता है तो नीचे तक जाने की प्रोसेस जो होता है, इसको कहते क्या है? तो ये कहते हैं अंतःस्चंदन। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन तो जानते होंगे, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पानी उड़ता है, बाहर की तरफ निकलता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कई बार आया है, इसलिए मैं इसमें स्टार लगाता हूं, आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत की कौन से राज्य में? तो ये केरल में पाए जाते हैं, ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, यानी कि राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है? तो देखो, अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति, ये बात सही है। और अनुच्छेद 360 बोलता है कि वित्तीय आपातकाल लग सकता है, जब कोई वित्तीय हमारे दिक्कत होती है पैसे रुपयों के देश में, तब ऐसा होता है, तो ये भी सही है। और 356 जो अनुच्छेद है, राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो ये बात भी सही है।
तो ये तीनों सही हो जाएंगे। लेकिन लास्ट का देखो अनुच्छेद 358 दिया है और कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये कोई आपातकाल नहीं होता है, तो ये तो गलती हो जाएगा। तो पहले का हमें क्या बताना था, कौन सा शामिल नहीं है, तो ये लास्ट वाला शामिल नहीं है चौथा नंबर का। कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2012 से 16 तक के विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखो 2015 से 16 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसको थोड़ा और जूम करता हूं ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो देखो हमें 15 और 16 देखना है, मतलब इन आंकड़ों को ध्यान में रखना है, कितनी वृद्धि हो गई है। तो देखो 12.6 से हो गई है 18.9, तो पहले घटा लो ताकि हमें अंतर पता चल सके कितना बढ़ गया है। तो 12.6, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो तो 3 आएगा, और 6 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, यानी कि 6.3% जो है, प्रतिशत नहीं कहेंगे, 6.3 की वृद्धि हुई है। तो इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो हो जाएगा 6.3, और पहले कितना था, ये 15 में था 12.6, तो लिख दो 12.6 लगा हुआ है, गुणे में 100 कर दो। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पूरा पॉइंट हट जाएगा। तो 63/126 पढ़ेंगे, तो 21 से काट दो, 21 तिक 63 होता है, और 21 6 का 126 होता है। फिर देखो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि 100/2। तो हम कहेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ, तो इसको काट दो तो आ जाएगा 50%। तो हमारा सही उत्तर 50%, पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, ऐसे निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सही सही कथन बताना है, कौन से वाले सही हैं। तो देखो कह रहा है लेड, जो टिन लेड है, मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्यूज तार हम बनाते हैं तो शीशा और टिन के मिश्रण से ही हम बनाते हैं, ठीक है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये बात सही है, क्योंकि जब करंट आएगा तो ही तो उसका फ्यूज काम करेगा, तो ये सही है। अगला तीसरा कह रहा है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। उच्च गलनांक नहीं होना चाहिए, उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। निम्न क्यों, क्योंकि ज़्यादा अगर करंट, जैसे ही बढ़ेगा करंट, तुरंत ही वहाँ से फ्यूज हो जाएगा, पावर ही कट जाएगा। अगर उच्च गलनांक होगा तो मान लो कि ये कटेगा ही नहीं पावर यहाँ से, और टीवी पंखा सारे के सारे जल जाएंगे हमारे, तो फायदा ही क्या हुआ। तो यहाँ पर उच्च नहीं होना चाहिए था, निम्न होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। तो केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर देख लो, तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोर एल्कीन प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश उत्पन्न होते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो देखो जब क्लोर एल्कली प्रक्रिया होती है तो उसमें से हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम NaOH। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें देखते हैं। कराए एक जंगल में 6 जिराफ P, Q, R, S, T और U हैं। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, यानी कि हर किसी की ऊंचाई सेम नहीं है। एस क्यू से लंबा है। अब देखो जैसे जैसे इसमें बोला जा रहा है ठीक वैसे ही हम करते जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, एस क्यू से लंबा है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो एस है वो यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि लंबाई को हम इस क्रम में रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आगे, पी आर से लंबा है, तो इसको अभी छोड़ते हैं पी आर वाला, क्योंकि आगे देखेंगे। एस टी से छोटा है, तो देखो एस जो है वो टी से छोटा है, इसका मतलब है टी बड़ा होगा, तो टी मान लो कि यहाँ पर रहा होगा। फिर कह रहा है क्यू पी से लंबा है, तो ये जो क्यू है वो पी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, तो टी से छोटा तो है ही, लेकिन क्यू पी से लंबा करना है, तो पी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पी से लंबा क्यू ही तभी तो हो पाएगा। अगला लग रहा है टी यू से छोटा है। अब देखो जो टी आ रहा है वो यू से छोटा है, और कहा जा रहा है इसमें लास्ट वाले में पी आर से लंबा है, यानी कि जो पी है वो इससे लंबा है आर से, तो आर इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बढ़ते क्रम में है कि सबसे छोटा आर है, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके ये हमने लंबाई बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जिराफों में से, यानी कि जो जितने भी 6 जिराफ हैं, कौन सा जिराफ सबसे छोटा है। तो देखो सबसे छोटा आर हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर पूछता सबसे बड़ा कौन सा है तो हम यू लगाते हैं, लेकिन छोटा है तो आर सही उत्तर हो जाएगा इसका, चौथा नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पर देखो इसमें है दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रही है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग दिया है, मेडल विनर्स और जिम्नास्ट और गर्ल्स दिया है। अब पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा,
इस पे कह रहा है पहला स्टेटमेंट, उन लड़कियों की संख्या, लड़कियों का मतलब है कि ये वाला जो सर्कल है ये इसमें आएगा। और क्या कह रहा है, ना तो जिम्नास्ट हैं और ना ही पदक विजेता हैं, उनकी संख्या 23 बता रहा है यहाँ पर। अब देखो ऐसी लड़कियां जो मेडल्स विनर भी नहीं है, तो मेडल विनर कौन है, ये वाले हो गए सारे के सारे, तो ये वाले मेडल विनर्स नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे कि इसके बाहर ये वाला जो हिस्सा है ये भी अलग हो जाएगा। और ना ही पदक विजेता है, तो पदक विजेता समझ गए, जिम्नास्ट मतलब ये वाले भी नहीं है, तो केवल हमारे पास ये नंबर बचता है ये वाला जो कि 25 है, जबकि यहाँ कह रहा है 23 है, तो गलत हो गया, तो ये तो सही नहीं रहा। अगला सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहा है कि उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं 41 है, यानी कि कुल लड़कियां जो हैं जिम्नास्ट को इंक्लूड करके वो 41 हो रहे हैं। तो जरा सा काउंट कर लेते हैं इनको। अब देखो इनको अगर काउंट करने बैठोगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर लिखोगे 14, तो ये हो जाएगा तकरीबन कितना 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50, तो 50 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना देख रखा है 41, तो ये भी हमारे पास जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे दोनों ही। अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में कह रहा है उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं और 27 है। तो देखो पदक विजेता जो हैं लड़कियां पहली बात तो ये होंगी इसमें, और पदक विजेता भी होंगे होने चाहिए, तो पदक विजेता और लड़कियां दोनों को मिलाकर देखो कितने हो रहे हैं, तो ये कुल मिला के हो रहे हैं 16 और 11, यही तो दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मेडल में ये मिल रहा है और गर्ल्स में भी मिल रहा है, तो लिख लो इसको 16 और 11, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, तो 27 सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया भी गया है 27, तो इस वजह से स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि पहले आया था ठीक वैसे ही है, लेकिन इसको पंक्ति में बोल रहा है, तो हम जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करेंगे। तो EFGHIJ और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब ये इधर की तरफ उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और मैं 6 बना लेता हूँ, 6 लोग बैठे हैं इधर की तरफ मुंह करके। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये देखा करो, सबसे पहले इनको मत रखो जो दिया है, सबसे पहले देखो किनारे वाला अगर कोई मिल जा रहा है तो ज्यादा अच्छा है कि किनारे पर कौन बैठा है। तो देखो यहाँ पर पूरे अगर पढ़ोगे तो लास्ट में लिखा हुआ है के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, तो अगर के को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो अब हमारा काम बन जाएगा यहाँ से काफी हद तक। कैसे, अब देखो के का संबंध कहाँ कहाँ दे के रखा है, तो के कह रहा है एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो के यहाँ है तो एफ यहाँ होगा, फिक्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा पूरा हो गया। और कह रहा है एफ और ई दोनों आई के बगल में बैठे हैं, तो यहाँ पर देखो, और कह रहा है एफ और ई आई के बगल में है, तो देखो आई के बगल में कौन कौन हो जाएंगे, तो मान लो अगर यहाँ पर आई है ये वाला, तो आई के बगल में एफ हो गया और यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक है समझ गए आप। तो देखो आगे मैं इसको यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और आगे क्या बोला जा रहा है, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो एच यहाँ पर होगा क्योंकि जब बगल में बैठे हैं, और इसके बाद के पंक्ति जे एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो जे जो है वो एच के बाईं ओर, तो बाईं ओर कहाँ होगा, यही होगा, ये हो जाएगा जे। अब देख लो 6 के 6 यूं बैठ गए। अब कह रहा है जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जे के बाईं ओर बोला जा रहा है शायद। अच्छा यहाँ पर टोटल कुल 7 लोग हैं, तो 7 लोग को एक और बढ़ा दो यहाँ पर, तो एक ही बच रहा होगा, वो कौन सा बच रहा होगा, यहाँ पर ये बच जाएगा जी वाला शायद बच रहा होगा, तो यहाँ पर जी कर दो। अब कह रहा है क्वेश्चन में जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जे के बाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा जी वाला, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, और इसमें कहा जा रहा है धारणा पहले देख लेते हैं, माफ कीजिएगा धारणा वाला है, और कथन पहले कह रहा है मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए, यानी कि अगर तुम्हें मुफ्त में पास चाहिए तो 21 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाइए, वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि वैलिड हो, और 21 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब आते हैं धारणा, हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। देखो वैध निवास प्रमाण पत्र नहीं है यह है कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं होगा ये कहा जा रहा है, और मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है ये नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैध निवास की बात हो रही है, मतदाता पहचान की बात नहीं हो रही है।
ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया। और अगला देखो ये वाला, तो ये गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो देखो खरीदने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, अभी खरीदने की बात तो हो ही नहीं रही, तो ये भी गलत हो गया। तो कोई भी सही नहीं है, तो हम कहेंगे पहला वाला, ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है, ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो पहले देखो इस श्रेणी को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपकी श्रेणी से दिख सके। तो देखो यहाँ पर 9, 10, 18, 45 और 9। तो हमें देखो 9 से 10 आने का मतलब 1 जोड़ा गया, 10 से 18 मतलब कि जोड़ा गया है 8, फिर देखो 18 से 45 जोड़ा गया है यानी कि 27 जोड़ा गया है। तो यहाँ से कुछ याद आया आपको कि 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब और इसके आगे 4 का क्यूब, और फिर यहाँ पर जो जोड़ा जाएगा प्लस का 5 का क्यूब जोड़ा जाएगा। तो देख लो 109 हो गया, और 5 का क्यूब क्या होता है, पचम 25, पंचे 125, तो 125 इसमें से जोड़ दो। तो देखो 9 5 14 होता है, 2 1 3 हो जाएगा और 1 1 2, 234 आ जाएगा। तो देख लो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 234, सेकंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो रीजनिंग, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जनवरी 2022 में अनंत नागेश्वर को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। तो ये अब आप काम का नहीं है आपके। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि वर्तमान समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आता भी होगा और ट्राई भी आप करेंगे, तो इसको बताने की कोशिश करिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस वक्त भारत के, और अगली वीडियो में इसका जवाब हम अवश्य दे देंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आपका स्वागत है, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको बेल आइकन से पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और जिसकी वजह से आप जान पाएंगे कि नई वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर गणित की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। गणित वीडियोस, पिछले वर्ष के पेपर, या फिर जनरल नॉलेज, या रेलवे से संबंधित इंटरव्यू जो हमने लिए हैं, रेलवे एम्प्लॉय के इंटरव्यू, वो भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो उम्मीद है आप एक बार जरूर विजिट करेंगे, और अपना ख्याल रखिए। कुछ कहना चाहते हैं तो फिर से एक बार आप कह दीजिए अपनी बात, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से जितने लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे उनका रिप्लाई हमने जरूर दिया होगा और पता भी होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।